Yes, students, today we will start poem कन्यादान जो कि लिखी गई है ऋतुराज जी के द्वारा। आपकी बुक में ऋतुराज जी के बारे में बताया गया है कि कैसे कवि थे। इससे रिलेटेड कन्यादान कविता की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। स्त्री का परंपरागत आदर्श रूप क्या था? परंपरागत प्राचीन काल से जो रूप स्त्री का चला आ रहा है, अर्थात कि पुराने ज़माने से लोग समझते हैं कि स्त्रियां घर के काम काज करने के लिए हैं, घर के अंदर रहना चाहिए, उन्हें बाहर जाकर काम नहीं करना चाहिए, घर के सारे काम करने चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, छोटों से प्यार करना, यही उसके लिए एस्पेक्ट किया जाता है और यही स्त्री का परंपरागत आदर्श रूप है कि उसे ऐसे ही रहना चाहिए। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, आचरण उनके व्यवहार से रिलेटेड प्रतिमान कुछ नियम तय कर लिए जाते हैं कि स्त्री का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसे कैसे रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। यही कुछ नियम उसके लिए बना दिए जाते हैं। वे आदर्श के मुलम्मे में बंधन होते हैं। एक्चुअली वो नियम नहीं होते, वो स्त्री पर बंधन लगाए जाते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। कोमलता सॉफ्ट हार्टेड होना, गौरव गर्व होना, कमजोरी वीकनेस। ठीक है, अगर हम समझते हैं कि जो स्त्री है वो सॉफ्ट हार्टेड होती है तो इसमें हमें गर्व की बात होनी चाहिए कि वो हर एक पर दया करती है या अपना प्यार दिखाती है। ऐसा नहीं है कि वो वीक है, कमज़ोर है, जल्दी डर जाती है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। प्रतिकार करना, विरोध करना। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके दुख सुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी माना गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति भी है। अर्थात कोरी भावुकता मतलब बिल्कुल नई फीलिंग्स। ऐसा नहीं है कि माँ अपनी बेटी को जो सीख दे रही है, जो शिक्षा दे रही है, वो अपनी न्यू फीलिंग्स की वजह से दे रही है, बल्कि माँ के संचित अनुभव, संचित इकट्ठे किए हुए अपने आज तक के जीवन से उन्होंने जो भी एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव इकट्ठे किए हैं, उसके द्वारा वह अपनी बेटी को शिक्षा देती है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्ति हुई है। संवेदनशीलता, इमोशनलता कि स्त्रियों के प्रति उनके मन में किस तरह के इमोशंस हैं, किस तरह के भाव हैं, ये बताया है ऋतुराज जी ने अपनी इस कविता कन्यादान में। हाँ जी, योर पोइम इज कन्यादान। इसके नाम से ही पता चलता है कन्या का दान, अर्थात जब माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं तो उस समय जो उनके फेरे किए जाते हैं उससे कहा जाता है कि माता पिता ने कन्या का दान किया है। इस कविता के द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो बहू है, चाहे बेटी है, चाहे माँ है, कोई भी है। समाज में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। घर परिवार में उनका सम्मान सबसे ऊपर रखना चाहिए। योर पोइम इज कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांझना नहीं आता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अगर आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह
बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। हाँ जी, स्टार्टिंग हुई है कि एक माँ का दुख कितना सच्चा होता है जब वह अपनी बेटी की शादी करती है। उसे लगता है कि अब तक उसके पास यही उसकी अंतिम पूंजी थी, वह भी उससे दूर जा रही है। बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है क्योंकि बेटी माँ के हर दुख सुख की साथी होती है, हर समय उसका साथ देती है। इसीलिए कितना प्रमाणित था उसका दुख, प्रमाणित सच्चा, कि एक माँ का दुख कितना सच्चा है। लड़की को दान में देते वक्त जिस समय वह अपनी बेटी की शादी करती है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लगता है जैसे यही बेटी उसकी अंतिम पूंजी थी और वह भी उससे दूर जा रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। हाँ जी, दूसरे पद्यांश में उस लड़की के बारे में बताया गया है जिसकी शादी होने वाली है। लड़की कैसी है? जिस लड़की की शादी हो रही है, तो कवि क्या कहते हैं? लड़की अभी सयानी नहीं थी, वह लड़की अभी इतनी सयानी नहीं हुई है, अभी इतनी भोली सरल थी। वह भोली भाली है और सरल स्वभाव की है कि उसे सुख का आभास तो होता था। आभास होना, एहसास होना। उसे शादी के बाद मिलने वाली खुशियों का एहसास तो था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। बांचना समझना, लेकिन शादी के बाद उस पर कुछ जिम्मेवारियां होंगी, कुछ काम होंगे, उसे दुख समझना नहीं आता था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की। पाठिका पढ़ने वाली, धुंधला प्रकाश अर्थात खुशियों को दूर दूर से देखने वाली। कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, तुकें और लयबद्ध गीत, लयबद्ध पंक्तियाँ होती हैं जिसे हम गीत के रूप में गाते हैं। तो जिस लड़की की शादी हो रही है वह अपने आने वाली ज़िंदगी को धुंधले प्रकाश के रूप में देखती थी और उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी तुकों और लयबद्ध पंक्तियों, गीतों की तरह बड़ी आसानी से जाएगी। लेकिन माँ अपने जीवन के संचित अनुभव से, अब तक उसने अपनी जीवन से जो भी अनुभव इकट्ठा किया है, उसके आधार पर एक माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि शादी के बाद उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना मोहित होना, अपने पर ही मोहित ना होना। यहाँ पे पानी किसे बोला गया है? शीशे को। माँ ने कहा कि शीशे में अपनी सुंदरता को देखकर अपने ही चेहरे पर मोहित ना होना। अर्थात शादी के बाद तुझे पहनने के लिए नए नए कपड़े मिलेंगे, नए नए गहने मिलेंगे, श्रृंगार होगा, जिस कारण तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि शीशे में अपनी सुंदरता को देखकर उस पर मोहित ना होना, तुम्हारा ध्यान अपने कार्यों की तरफ होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। सेकंड शिक्षा क्या दी? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, अर्थात घर में रसोई है, रसोई में चूल्हा है, चूल्हे में आग है, जिस पर तुम खाना पकाना, प्यार से सबका पेट भरना, लेकिन कभी भी मुसीबतों से घबराकर, अपने जीवन की मुश्किलों से घबराकर उस आग में जलने की ना सोचना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र कपड़े, आभूषण गहने, शाब्दिक भ्रम, शब्दों का भ्रम, वहम, अर्थात जैसे एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे पट, पट शब्द के यहाँ पे दो अर्थ हैं, दरवाजा और वस्त्र। वाक्य के अनुसार हम उसका अर्थ समझते हैं कि यहाँ पे क्या अर्थ आएगा। तो कई बार हमें ये शब्द
भ्रम में डाल देते हैं कि वाक्य के अनुसार इसका अर्थ दरवाज़ा है या वस्त्र। उसी प्रकार वस्त्र और गहने स्त्री को भ्रम में डाल देते हैं। बंधन है स्त्री जीवन के। कपड़ों और गहनों को स्त्री जीवन के बंधन माना गया है कि इनमें बंध कर वह कई बार अपना ध्यान नहीं रख पाती। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अंत में माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह रहना, सबसे प्यार करना, बड़ों का आदर सम्मान करना, अपनी हर जिम्मेवारी को निभाना, लेकिन कोई मुश्किल आने पर लड़की जैसी कमज़ोर दिखाई मत देना। अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को, मुसीबतों को डट कर सामना करना। इसीलिए माँ शिक्षा देती है, लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई मत देना। हाँ जी, इस प्रकार इस कविता में 3 पद्यांश हैं। पहले में माँ के बारे में बताया गया है कि एक माँ का दुख कितना सच्चा है जब वे अपनी बेटी की शादी करती है। दूसरा, उस लड़की के बारे में बताया गया है जिसकी शादी हो रही है कि वह अभी इतनी सयानी नहीं हुई है कि वो हर बात को समझ सके। उसे खुशियों का एहसास था लेकिन दुख समझना नहीं आता था। तो अपने जीवन के अनुभव से माँ अपनी बेटी को शादी के समय शिक्षा देती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या शिक्षा दी कि शीशे में अपनी खूबसूरती को देखकर मोहित ना होना, मुश्किलों से घबराकर कभी आत्महत्या के बारे में या आग में जलने के लिए मत सोचना, कपड़ों और गहनों के लालच में पड़कर कभी अपनी जिम्मेवारियों से पीछे ना हटना, और चौथा, लड़की होना, लड़की जैसी दिखाई ना देना, अर्थात अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना एक लड़के की तरह मजबूत होकर करना। धन्यवाद।